करना चाहते हैं उनको हम नाम लेकर के बुलाएंगे स्टेज पे। एक बार सांसद जी पटका पहना करके उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। उससे पहले द्वारका सी वार्ड से एससी समाज का एक बच्चा जो बॉक्सिंग बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन रहे हैं, संजय जी, संजय भाई एक बार आ जाए स्टेज पे। द्वारका सी वार्ड से बामडोली गांव से एससी समाज से जिन्होंने नाम रोशन किया है। मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि इस बच्चे को गुलदस्ता भेंट कर सांसद जी इसका स्वागत करें और बधाई दे, जिन्होंने महरौली जिले दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का और एससी समाज का खासकर स्वागत किया। एक बार जोरदार ताली बजा दें। इन्होंने नाम रोशन किया है समाज का, वर्ल्ड चैंपियन बनकर के ये आए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद जी शॉल भेंटकर संजय जी का जोरदार ताली बजा दें। संजय भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु जी जो हमारे भाटी मंडल के कार्यकर्ता है, संदीप जी वो मंच पे आ जाए। सांसद जी पटका पहना करके इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। विष्णु ऊपर आ जाओ भाई, विष्णु भाई, संदीप भाई, मोहित जी, साहिल राठौर जी, जोरदार ताली बजा दें। आज भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, साहिल जी, कौशल सिंह जी, ये सभी 5 आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं भाटी मंडल के अंदर। आज ये सांसद जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है पार्टी के अंदर। और ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और महरौली जिला भाटी मंडल करता है कि ये पार्टी के साथ मन से और तन से काम करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दें पांचों कार्यकर्ताओं के लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज के हमारे इस अनुसूचित जाति महरौली जिला के सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश बिदूड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सभी महरौली जिले के एससी समाज के सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी बहनें यहाँ पहुंची है, आप सभी को संबोधित करेंगे और आप सभी का समाज के अंदर जो प्रभाव है, समाज के अंदर आपकी एक विचारधारा है, उसके बारे में सांसद जी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर पिछले 10 साल से किस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किए। मैं अनुरोध करूंगा सांसद जी से कि वो आए और आप सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजा दें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय सांसद जी। भारत माता की। अरे यार, इतने कमजोर लोग थोड़ी हैं। भारत माता की जय इतनी कमजोरी से बोली जाती है, तभी तो भारत माता की जय बोलने वाले लोगों को धमकाने का मौका मिल जाता है। ये आवाज़ बुलंद होकर और रूडल से बाहर निकलकर छतरपुर को पार करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि भारत माता की जय बोलने वाले लोग इतने मजबूत हैं कि उनको कोई धमका नहीं सकता। तो करूँ एक बार प्रयास। भारत माता की। आज के इस महरौली जिले अनुसूचित जाति सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ऐसे नरेंद्र मोदी जी को पिछले 1 दशक के कार्यकाल के दौरान और देश में सभी वर्ग के सम्मान के साथ उनके हक और अधिकार के लिए जो कार्य किए, उनकी जय ना बोली जाए तो ना इंसाफी होगा।
तो भारत माता की जय के बाद उनका सम्मान करने का जो एक दशक में काम हुआ है, सम्मान देने का पहले भी काम हुआ, पर उस इच्छा शक्ति से नहीं हुआ जिस इच्छा शक्ति से 10 साल में हुआ है। तो माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रणवीर तंवर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रपाल जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन जी, पार्टी में सदन के नेता रहे भाई इंद्रजीत सहरावत जी, हमारे दक्षिणी दिल्ली के मेयर रहे भाई खुशीराम जी, हमारे बीच हमारे जॉन में चेयरमैन रहे, 2 बार निगम पार्षद रहे भाई सतेंद्र चौधरी जी, निगम पार्षद के हैट्रिक अपने वार्ड में निभाते आगे बढ़ने वाले मधु विहार के अंदर भाई पवन राठी जी, साधनगर के अंदर भाई सतपाल जी, सम्मान के योग्य हमारे मंचा से ज्ञासीराम जी जो हमारे इस वार्ड के निगम पार्षद रहे, जिले के उपाध्यक्ष भाई अमित जी, सम्मान के योग्य हमारे मंचा से सभी अन्य कार्यकर्ता बंधुगण, मेरे सम्मुख हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय बहन जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण, नौजवान साथी व मातृशक्ति मित्रों, अभी जैसे खुशीराम जी ने भी बताया कि अनुसूचित जाति समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड वोट लेने के लिए लॉलीपॉप देने के केवल घोषणाएं वायदे किए जाते रहे देश के अंदर, और एक नौटंकी होती रही थी। लेकिन पिछले 75-70 साल के शासन में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल के जो 2014 से 24 के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री बनने के बाद सेंट्रल हॉल में जब उनका पहला भाषण था तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार सरकारी योजनाओं के जो हकदार हैं उनका हक देने का काम करेगी। और तब कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय दिया था। ये केवल कहने के लिए नहीं दिया, इसको चरितार्थ करके दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, और चरितार्थ करके दिखाने में पिछले 10 साल में हुआ वो तो मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पिछली बातों पर अगर मैं ध्यान डालूं तो हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता जो समाज के बीच में लगे रहते हैं, मैं उन सबका भी आदर और धन्यवाद करता हूं कि प्रयास मेहनत करने के बाद वो एक राष्ट्रवादी विचार को सोचकर और समाज के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहते हैं। ऐसे भाई संजय जी, रामपाल जी, बहन उषा जी, राम प्यारे जी, मदन मोहन जी, राकेश जी, राजेश कुमार जी, राजकुमार जी, सूद राजेंद्र कुमार जी, ऐसे श्री प्रसाद जी, मुन्नालाल जी, जगले जी, नरेंद्र जी, श्री छोटेलाल जी, प्रेम कुमार जी, मोहन जी, राजाराम जी, रण सिंह जी, राकेश जी, संजीव जी, श्री राजेंद्र जी, उमेश जी, प्रकाश जी, सुंदर जी, भगवत जी, भाई ओम प्रकाश जी, ताराचंद जी, बहन गीता जी मेहरौली से, आनंद जी, राजकुमार जी, कृष्ण पहलवान जी, धीर सिंह जी, बहन रेखा जी और सभी उनके साथ उपस्थित कार्यकर्ता बंधु कि हमें ये बताते हुए गर्व होगा, हमारे देश में एससी और एसटी की दोनों की लोकसभा की सीटें मिलाकर 131 बनती हैं। पिछली बार जब 282 का मैंडेट देश के लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया 2014 में,
लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ तो अनुसूचित जाति की 10 ज्यादा सीट देशवासियों ने जीतकर मोदी जी को दी। आज 131 में से 131 में से 71 सीट लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की पार्लियामेंट में है। तो देश की सभी पार्टियां, गठबंधन से लेकर सारे लोग, सबको मिलाकर 131 में से आधे से ज्यादा 71 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की है। इसका मतलब अनुसूचित जाति वर्ग को मान और सम्मान मिला और उनके जहन में आया, उनको लगा कि राष्ट्र के अंदर हमारे कल्याण की बातें अगर कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वरना उससे पहले का मैं एक इतिहास, आप YouTube पर आजकल नए बच्चे हैं, गूगल पर नए बच्चे हैं, जाकर देख सकते हैं। हमारे देश का जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के वक्त हमारे एक नेता थे जोगेंद्र मंडल जी, जो पश्चिमी बंगाल के अंदर उस टाइम पैदा हुए थे। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम करते थे। और वो पहली बार 1937 के अंदर जब विधायक बने, विधानसभा में चुने गए, चुनने के बाद वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद 40 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़कर वो मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन कर गई, क्योंकि आज भी वो माहौल बनाने का प्रयास देश में होता रहता है, चलता रहता है। मुस्लिम लीग में जाने के बाद वो विधायक बने रहे। लेकिन जब देश का पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने के बाद जब ये तय हुआ एक सीमा पर रोकने के बाद कि जो पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान चला जाए और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोग रहना चाहे रह ले, और पाकिस्तान में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भारत आ जाए, वो आए यहाँ पर, उनकी व्यवस्था होगी जो पार्टीशन में आने वाले सभी देशवासियों की हुई थी। तो जोगेंद्र मंडल जी ने मुस्लिम लीग में साथ रहते हुए ये निर्णय लिया कि नहीं, हमारे साथ बड़ा अत्याचार भारत में होता है, मुस्लिम लीग से ज्यादा भला हमारा कोई कर नहीं सकता, इसलिए हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो यही पाकिस्तान में रहेंगे। और ये गलती वो कर बैठे। अभी किसान आंदोलन में देखा होगा, और भी अनेकों प्रकार के घमंडिया गठबंधन बने, उनमें देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता है, वंचित उपेक्षित वर्ग के लोगों को। और वो पाकिस्तान में रुक गए, सब लोगों को रोक लिया और पाकिस्तान सरकार में मंत्री बन गए। वो यहां भी मुस्लिम लीग कोटे में मंत्री थे उस टाइम में, लेकिन वहां भी वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद 23 वहां जो पाकिस्तान की आबादी थी उसमें 23% हिंदू रुक गए, और वो ज्यादातर हिंदू थे जो 90% वो अनुसूचित जाति वर्ग के हिंदू रुक गए जोगिंदर मंडल के कहने से। और जब ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 48 के बाद, 47 के बाद, एक साल के अंदर अंदर ही वहां जो हिंदू बाहुल्य गांव थे पाकिस्तान में, उनको जलाना शुरू कर दिया। उनकी माता बहनों के साथ शोषण होने लगा, बलात्कार, कहने लगे जबरदस्ती या तो आप धर्म परिवर्तन करो, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो उनको मार दिया गया। जब वहां के लोग जोगेंद्र मंडल के पास गए भागकर और कहा हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उसके बाद जोगेंद्र मंडल ने जिन्ना से बात की। उन्होंने जिन्ना में अपनी सहमति जाहिर की थी, उन्होंने जिन्ना से बात की, प्रधानमंत्री हैं आप, ये हमारे समाज के लोगों के गांव को, घरों को जिंदा जला रहे हैं। रोजाना 1000 से 2000 5000 लोगों को जिंदा जलाया जाने लगा, घरों में आग लगा कर। आग लगती हुई देखकर जिन्ना ने कहा मैं देखता हूं, मैं कुछ करता हूं। एक सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ। एक सप्ताह के बाद फिर वो मिले और फिर जिन्ना से कहा कि हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको मुस्लिम जबरदस्ती बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो धर्म परिवर्तन नहीं करते उनकी बेटी माता बहनों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं, पुलिस मूक बनकर दर्शक देखती रहती है। तब उसकी बात नहीं सुनी गई। जोगेंद्र मंडल जी को छुपकर
रात को पाकिस्तान छोड़कर और हिंदुस्तान आना पड़ा और वहां उन लोगों को मरता छोड़कर वो आ गए और उसका परिणाम हमने देखा है। आज पाकिस्तान में केवल 1.5% हिंदू रह गया है, केवल 1.5% हिंदू। ये उस समय भी कुछ भावनाओं के साथ खेलकर और कुछ लोगों को मुस्लिम लीग के साथ ले जाने का जो नौटंकी हुई थी, आज भी कुछ लोगों को इसी प्रकार के कुछ तथाकथित लोग सत्ता में रहने के लिए, अलग अलग वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता में रहने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं कि भारत में वैमनस्यता फैलाई जाए। भारत में जो बहुसंख्यक समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं उनको नीचे दिखाने के लिए, जैसे आज मोदी साहब के खिलाफ ये सभी के सभी राजनीतिक दल उनके हितैषी अपने आप को दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस का इतिहास तो मैंने बता दिया कि जिन्ना कांग्रेस की ने 1944 के अंदर ही 40 के अंदर ही जोगिंदर मंडल को निकाल कर पार्टी से बाहर फेंक दिया था। जब वो समाज के सम्मान की बात कर रहे थे तो एक कांग्रेस के दुष्प्रचार, कांग्रेस की सोच के कारण जोगिंदर मंडल शायद मुस्लिम लीग में गए होंगे और मुस्लिम लीग में जाने के बाद 23% हिंदुओं का क्या वहां पर हंस रहा हाल हुआ, ये अब उनके किस कौन से पूछने जाएगा, कौन उन लोगों से पूछेगा। ये इतिहास के पन्नों में है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास को नहीं लिखा है। ये गूगल पर जाकर हम लोग ढूंढ सकते हैं जोगिंदर मंडल जी के बारे में। लेकिन वही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अभी खुशीराम जी ने मुझसे पूर्व में कहा जैसे कि अगर उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ माता बहनों को सम्मान देने का काम हुआ तो गांव में गरीब में कच्चा मकान किनका था? गरीब परिवार जिनके पास उज्ज्वला, जिनके पास गैस कनेक्शन खरीदने की क्षमता नहीं थी, वो हमारे देश का सलून का समाज ही रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज। ऐसी माता बहनों को सम्मान देने का काम, शौचालय घरों में बनाने का काम हुआ है। तो अनुसूचित जाति की माता बहनों को सम्मान देने के लिए 13 करोड़ शौचालय बनाने का काम पिछले 9.5 साल में हमारे मोदी साहब ने किया है देश के अंदर। और माता बहनों को सम्मान देने के लिए हमारे देश में 2027 तक कोई कच्चे मकान में ना रहे, इस संकल्प को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। और उस संकल्प को लेकर 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान देने का काम पूरा हो गया अभी तक, जिनको मकान की चाबी सौंप दी गई है। हमारे रिश्तेदार मध्य प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार छत्तीसगढ़ में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, वहां जानकारी ले सकते हैं कि जिनके पास में पक्के मकान नहीं है उनको पक्के मकान बनाकर देने का संकल्प भारत को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ में करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी रहते रहे। इसी प्रकार से हमारा बच्चा अनुसूचित जाति वर्ग का इंटेलेक्चुअल बच्चा है, होशियार प्रतिभाशाली बच्चा है, बेटी होशियार है, उनको कोई काम धंधा मिले, वो जमानत के आधार पर बैंक को जमानत कहां से दे? ऐसे लोगों को मोदी जी ने आदेश दिए और हर बैंक के एक ब्रांच को यह आदेश दिए कि हर बैंक की ब्रांच अनुसूचित जाति वर्ग और महिला एक लोन उनको हमेशा हर कीमत पर देंगे और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ का लोन देंगे। वो प्रतिभाशाली टेक्नोलॉजी को बच्चा देखकर अपना व्यवसाय कर सके, नौकरी मांगने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। और ये केवल योजना नहीं बनाई, ये केवल घोषणा नहीं की मोदी साहब ने। ऐसे पिछले 9 साल के अंदर हमारे देश के अंदर यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो स्टार्टअप योजना के तहत लोन देने का काम हुआ, वो यहाँ पर 40,700 करोड़ रुपए मंजूर करके 40,700 करोड़ रुपए मंजूर करके 1,80,000 लोगों को लोन देकर अनुसूचित जाति वर्ग के नौजवानों को उद्योगपति बनाने का काम पिछले 9 साल में किया गया है। इसीलिए जिनमें 1.44 लाख लोन 33,152 करोड़ रुपए के रूप में वो बहनों को दिए गए। हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की जो बहनें, जो बच्चियां पढ़कर अब इंटेलिजेंट आगे बढ़ रही है, और 26,800 ऐसे एससी समाज के जो नौजवान लोग हैं उनको लोन देने का ना काम हुआ है। 8,960 लोन जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको देने का काम हुआ, जिनकी 32 करोड़ की राशि 2023 तक के लोन दे दिए गए थे जी। ये लोन केवल SC/ST महिला उद्यमियों को दिया जाता है, बाकी जनरल कोटे के लोगों को नहीं दिया जाता। उनका कोटा हर बैंक के हर ब्रांच में, हमारे अगर सरकारी 15-17 देश के बैंक हैं
तो जहां भी जितनी भी ब्रांचेज है, किसी की 6000 है, 5000 है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो, कैनरा की हो, हर बैंक को लोन देने के आदेश है। और ये आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों के अनुसार ये लोन जो मिला है, एक हमारी 18 से ऊपर वर्ष की जो आयु बच्ची की होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो बुनियादी तौर पर नए व्यवसाय को शुरू करने का काम करेंगे, उनको पहला वेंचर स्टार्टअप बिजनेस उनके पास होना चाहिए। उनको किसी भी कंपनी में ST/SC महिला का 91% शेयर होना चाहिए। उसी कंपनी को मिलेगा जिसमें 91% SC/ST का शेयर होगा। ये श्रीमती आशिया बिन गुलशन बहन को दिया, वो कैटरिंग का काम करती है। इसी प्रकार से श्रीमती सोनल बहन, उनको दिए गए, सूरत की रहने वाली है। इन्होंने एम्ब्रॉयडरी का मशीन खरीदने के लिए 39 लाख रुपए का लोन को मिला। श्रीमती सुमा कैटी, ये केरल की रहने वाली है, 75 लाख रुपए का लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। ये अनुसूचित जाति वर्ग का जो बच्चा है, वो भी समानता के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, और उसको भी ये हीन भावना का ना सामना करना पड़े कि फिर वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जैसे संगठनों में जाकर और अपना विश्वास व्यक्त न करे, भारत को मजबूत करने का काम करे, अपने सम्मान के साथ, अपनी सामाजिक पहचान के साथ, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ में रहकर उसे सम्मान देने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है? बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किसने किया, कब हुआ, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को उतना सम्मान मिलना चाहिए। क्या पिछले कांग्रेस के 50 साल में खानदान के शासन करने के अंदर उन्होंने दिया क्या? या जो खानदान आज घमंडिया गठबंधन बनाकर और मोदी साहब को हटाने के लिए आगे बढ़ने की बात करता है, उनके सहयोगी कांग्रेस से पूछे कि अगर वो बाबा भीमराव अंबेडकर के अंदर आस्था रखते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम क्यों नहीं किया? उल्टा कांग्रेस ने तो बंबई के अंदर बाबा भीमराव जी को चुनाव में उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके उनको चुनाव हरवा दिया बाबा भीमराव जी को लोकसभा का। ये भी हम सब लोगों को याद रहना चाहिए और उन लोगों को जानकारी देनी चाहिए जो यहाँ पर मेरे नौजवान बंधु आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बीपीसी की सरकार के टाइम, भारतीय जनता पार्टी जब समर्थन सरकार को कर रही थी तब भारत रत्न का उनको सम्मान दिया। लेकिन मोदी सामने आने के बाद भी बाबा भीमराव जी ने 5 हमारे ऐसे तीर्थों का नामकरण किया, 5 तीर्थ बनाए। बाबा भीमराव से प्रेरणा लेकर अनुसूचित जाति समाज के लोग आगे बढ़कर अपने जीवन को और सुखमय बनाकर सम्मान पूर्वक जी सके। जहां मुंह के अंदर मध्य प्रदेश में बाबा जी का जन्म हुआ, एक वहां पर उनके लिए पंचतीर्थ के रूप में ये व्यवस्था करने के बाद बनाकर उनके जीवन के बारे में बताया जाए। जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की लंदन में जाकर, वहां पर पंचतीर्थ के लिए उनका म्यूजियम बनाने का काम हुआ। जहां पर उन्होंने दीक्षा भी नागपुर के अंदर, बाबा भीमराव जी ने वहां नागपुर के अंदर भी एक इसी प्रकार से म्यूजियम बनाकर उनको सम्मान देने का काम हुआ। और जहां वो दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस लिया, वहां पर दिल्ली में अलीपुर रोड के ऊपर भी वहां पर एक लाइब्रेरी के रूप में जनपद के अंदर बनाकर भी बाबा भीमराव के नाम से और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वहां पर स्टडी करके अपना सम्मान ग्रहण करें वो करें। और जहां पर बाबा भीमराव जी ने चैतन्य के रूप में मुंबई के अंदर भी इसी प्रकार से स्मारक बनाकर पंचतीर्थों का निर्माण अगर किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सम्मान देने का जाति वर्ग को काम किया है। इसमें भाइयों, इस अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन के अंदर आप सभी नौजवानों को, बहनों को, माताओं को यहाँ पर सम्मेलन में बुलाकर हम सब लोगों के जहन में ये जानकारियां होनी चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, राहुल बाबा बोलते रहते हैं हमेशा आरएसएस। अरे आरएसएस में जाकर देखिए, आरएसएस से तुम क्या सीखोगे, क्या तुम आरएसएस के बारे में कह सकते हो? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई और आरएसएस ही देश में एक ऐसा संगठन है जहां पर जो स्वयं सेवक शाखा में जाते हैं उनके सहभोज के कार्यक्रम कराए जाते हैं। यहाँ से अधिकतर लोग जानते नहीं होंगे, जो बच्चे कभी शाखा में गए होंगे वो जानते होंगे। सहभोज का मतलब है जो स्वयं सेवक किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, ऊंची नीची जो जातियों को बांट रखा है देश में, वो अपने अपने घर से भोजन लेकर आते हैं। कोई रोटी लेकर आएगा, कोई खीर लेकर आएगा, कोई सब्जी लेकर आएगा। उस सबको एक जगह एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करके सबको एक जगह मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद सब लाइन में बैठते हैं। ये सहभोज का कार्यक्रम मोदी जी की सरकार आने के बाद तय नहीं हुआ है,
मोदी साहब ने वहां से संस्कार लेकर ये योजना लागू की है समाज को एक समानता मिलाने के लिए। जो संघ के प्रचारक थे, मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, मैं जब 1972 71 में शाखा में जाता था, तब सहबोध हम किया करते थे। और पूर्णमासी के दिन जो खीर का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार से खीर का कार्यक्रम भी मिलबोध बांट कर सब खाते हैं। जो बीच में से हमें आपस में बांटकर अंग्रेजों ने राज किया, हमें आपस में बांटकर मुगलों ने राज किया, कुछ लोगों ने चंद सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम हुआ। तो आज तक ऐसे किसी सामाजिक संगठन के बारे में जो आपसे बहस करने वाला व्यक्ति हो, ये बताने की हिमाकत करे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सहबोध का कार्यक्रम होता है, क्या और किसी संगठन में आज तक होता है क्या? तो वो वाल्मीकि समाज का बच्चा है, जाटव समाज का बच्चा है, कटीक समाज का बच्चा है, बैरवा समाज का बच्चा है, किसी भी समाज का बच्चा है, जब वो साथ में भोजन करेगा और वाल्मीकि समाज के घर से आया भोजन उसको भी खाने वाला वो कार्यकर्ता होगा। जो कार्यकर्ता चाहे वो हमारे यहाँ जो वर्णों में बांटा हुआ समाज बांट रखा है, उसके हिस्से में खाने के लिए जाए। ये सहभागिता एक दूसरे के और सहबोध के कार्यक्रम में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर प्रारंभ किया गया है और वो आज तक निरंतर चलते हैं। सहबोध के कार्यक्रम हर शाखा के अंदर चलते हैं। हम अपने बच्चों को अगर उनका चरित्र निर्माण करना है, अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, तो एक बार बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं या 8 साल 9 साल 10 साल आसपास की शाखा में एक बार भेज कर देखने के बाद आपको जानकारी मिलेगी। 6 महीने के अंदर ही बच्चा आकर आपको बताएगा कि हमारे साथ तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता। वहां को मंत्री का बेटा आता है, सांसद का बेटा आता है, वो भी हमारे साथ बैठकर भोजन करता है तो सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, वो भी हमारे साथ अपनी प्लेट को खुद धोता है और हम भी अपनी प्लेट को खुद धोते हैं। स्वयं सेवक काम ही अपना काम हम स्वयं करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। वर्ग का हम कपड़े धोते हैं तो एक साथ मिलकर धोते हैं, उसी बात का उपयोग हम सब मिलकर करते हैं। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत दुनिया में नंबर 1 रहे, जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उनकी कल्पना के अनुसार दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भारत पहचाना जाए। आज $3 ट्रिलियन भारत की आबादी है। तो विकसित भारत का निर्माण हमें करना होगा तो हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ। भगवान श्री राम के बारे में रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले, भगवान श्री राम के पैदा होने से भी पहले साक्षात भगवान महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण को लिख दिया था। कब कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ भिल्ली के घर भगवान श्री राम बेल खाने के लिए जाएंगे, भगवान श्री राम को वनवास होगा। और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ तो एयरपोर्ट पर भी जो लोग जाकर उतरेंगे तो एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया है। अगर कोई भगवान श्री राम को भगवान के रूप में मानता है तो उसको पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और वहां से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो महर्षि वाल्मीकि को भी कोई भुला ना पाए, ये सम्मान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। तो महर्षि वाल्मीकि से लेकर डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर रविदास जी से लेकर हमारे जितने भी संत हुए हैं, उन संतों के सम्मान को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। हम भारत की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग तभी जाकर हम भारत को विश्व गुरु बनाकर और एक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जैसे बताया है कि आज समाज में जागरूकता आई है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी हित के लिए, अपने स्वार्थों के लिए छोटे मोटे संगठन बनाकर 2-4 क्लास ज्यादा पढ़ जाते हैं। हमारे समाज में भी है। मैं किसी में टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर मैं टिप्पणी करने की बात करूं तो बहन मायावती से पूछिए तो सही कि क्या इस समाज में और कोई व्यक्ति नहीं था जो बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बन जाता? उनका भतीजा ही बन सकता है क्या? अगर मुलायम सिंह ने ऐसा किया है, मेरा बेटा ही नेता होगा, या ममता बनर्जी ऐसी कर रही है, तो मायावती जी आप तो निम्न वर्ग समाज के नाम को लेकर, उनकी वोट लेकर सत्ता पर काबिज रही है, आप तो अरबोपति बन गई है। तो इस समाज के और बच्चे को अधिकार नहीं है क्या? ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता राजस्थान में एक छोटे से घर में रहने वाला एक अच्छा भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। जो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। क्या मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाने का काम हुआ कि अच्छी निष्ठा के साथ में लेकर काम करने के लिए काम करेगा तो वो देश के राष्ट्र के सम्मान के लिए आगे बढ़ेगा।
इस सोच को लेकर हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और भारत में विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना का आधार क्या है कि किसी भी गरीब से गरीब बच्ची का, किसी परिवार का बच्चा अगर वो पढ़ रहा है, प्रतिभाशाली है, उसको MBBS में एडमिशन लेना है, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको पायलट बनना है, उसके पास फीस की व्यवस्था नहीं है, उस बच्चे की प्रतिभा दब कर रह जाती है। इसीलिए अगर विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा 2047 से पहले, तो गरीब के बेटे को भी फीस के लिए माता के गहने, जेवर, जमीन बेचने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा है, उसके फीस की व्यवस्था फिर भारत ही करेगा, क्योंकि भारत सरकार ही करेगी, क्योंकि भारत सरकार की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर होगी, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड देकर और लोगों का इलाज करने का काम होता है। विकसित भारत के संकल्प पे हर परिवार के घर नल से जल की व्यवस्था, पीने का पानी हो, हर किसी के पास अपना पक्का मकान हो, हर परिवार के पास रोजगार हो। स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, खोमचा पर काम करने वाले लोग साहूकारों के सामने हाथ फैलाया करते हैं, वो लोग साहूकारों से ब्याज पर मोटा पैसा खाते हैं। ऐसे साहूकारों से गरीबों लोगों को निजात दिलाने के लिए रेहड़ी, पटरी, खोमचा पर काम करने वाले 1 लाख लोगों को तो केवल दिल्ली में लोन मिला है स्वनिधि योजना से। 10,000 का लोन मिलता है, कोई गारंटी नहीं है। मोदी साहब ने कहा है सबकी गारंटी गरीबों की मोदी गारंटी है, कोई बैंक गारंटी नहीं लेगा, उसको 10,000 का लोन देगा, 1 साल में लोन वापस कर दिया जाएगा, उसको बैंक 20 से 50,000 रुपए देगा। और अगर उस पैसे की बैंक में ही ट्रांसफर, अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में जो हमारे खाते खोले लेने के लिए मोदी साहब ने 52 करोड़ लोगों के खुलवाए, उसी खाते में से अगर बैंक में हम लोन की किस्त को ट्रांसफर करेंगे तो 10,000 के बदले हमने 8,000 और 800 रुपये जमा कराने, 1200 रुपये की उसमें भी छूट दी है मोदी साहब ने गरीब को। क्या बैंक में लोन जमा कराओगे? डायरेक्ट बेनिफिट देने वाले व्यक्ति को इस बात का लाभ मिलना चाहिए सीधा। 1200 रुपये की सब्सिडी 10,000 में से कम हो जाएगी। आम के आम और गुठलियों के दाम, छूट भी और व्यवसाय भी गरीब को मिले। इसलिए हर गरीब के उत्थान के लिए मोदी साहब ने कहा है, मेरे सामने 4 जातियां हैं देश में। पहली जाति है महिला जाति। महिला जाति है, केवल महिला है, उसका हम जब तक उत्थान नहीं करेंगे। 26 जनवरी की परेड में आपने देखा है, माता बहनें जो 50% जिनकी आबादी देश में है, अगर वहां पर 20 झांकी निकाली गई तो 13 का संचालन महिलाओं के माध्यम से कराया गया है, आदि जाति को लेने के बाद। दूसरी मेरे सामने जाती है युवा। हर युवा को एजुकेशन बढ़िया मिले, रोजगार मिले, सम्मान के साथ में जिए। युवाओं के लिए हमने काम करना है। वो अनेकों प्रकार की योजनाएं पे नहीं जाना चाहता। खेलो इंडिया, खेलों से लेकर मुद्रा बैंक से लेकर अनेकों प्रकार की योजनाएं, इंस्टीट्यूट बनाकर जो मोदी साहब दे रहे। और तीसरी जाति हमारे सामने किसान, कि किसान जो अन्न उपजाकर सबका पेट भरने का काम करता है, उसकी फसल का पूरा दाम उसको मिलना चाहिए। और ऐसे 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि से कर्जे से बचाकर डायरेक्ट उनके खाते में 6,000 डालने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और चौथी जाति में मोदी जी ने नाम लिया मजदूर का, कि कोई मजदूरी उसे ना मिले, भले जब तक भारत विकसित राष्ट्र ना बने, मजदूर का बच्चा परिवार रात को भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर वो पेट भर के साथ में सोए। मोदी साहब ने किया मजदूरों के लिए, कि मजदूर का सम्मान होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, इस अनुसूचित जाति सम्मेलन के अंदर मैं भाई रणवीर जी को, अपने जिला के अध्यक्ष को, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु हैं जो मेहनत करके सभी वार्डों से सभी हमारे प्रमुख अनुजाति वर्ग के भाई बंधु बहनें आई हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, समाज के लोगों को जोड़ेंगे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। आज के इस संबोधन में हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने बताया कि देश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का अगर कोई हितैषी है, कोई दल हितैषी है, कोई सरकार हितैषी है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हितैषी है। बाकी सरकारों ने, बाकी पार्टियों ने आप सभी समाज के अनुसूचित जाति लोगों का इस्तेमाल किया है, ना कि उनका उत्थान किया है। मैं हमारे जिले के महामंत्री सुनील गावरी जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, सम्मानित हमारे वार्ड प्रमुखों का, निगम पार्षदों का,
और अनुसूचित जाति समाज के महरौली जिले के सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का धन्यवाद करेंगे। भाई सुनील गावड़ी जी हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भाई गुलाम अली जी भी हैं, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। गुलाम अली भाई का, सुनील गावड़ी जी सभी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के इस अनुसूचित जाति सम्मेलन में आए हुए हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, हमारे सभी निगम पार्षद, हमारे द्वारकाशी से मंडल अध्यक्ष भाई प्रवीण लांबा जी, कापासड़ से भाई रमेश यादव जी, तेजेंद्र यादव जी, महिपालपुर से श्री किशन सहरावत जी, बसंतकुंज से श्री हन्नी गोटियाल जी, पालम से भाई तुषार पंडित जी, मधु विहार से भाई विक्रम रावत जी, साधनगर से रमेश राणा जी, लाडू सराय से भाई वीर सिंह सोनी जी, आयानगर से भाई अजय सिंह जी, छतरपुर से सरदार पूरण सिंह जी, भाटीवाड़ से हमारे मंडल के अध्यक्ष राजकुमार तंवर जी, कानपुर से मदनगिरी से भाई दिलीप देवतवाल जी, कुछ बिहार से सुनील दायमा जी और सभी हमारे निगम पार्षद, जिले के पदाधिकारी और आए हुए सभी इतनी बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के समाज के लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे लोकप्रिय